students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is human reproduction. तो देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग ऑलमोस्ट बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं। इसके बाद केवल आपका एक ही लेक्चर लगेगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बने रहिए मेरे साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा स्टोक पॉइंट्स। पहले आप मेरे स्तर से समझेंगे चीज़ों को, उसके बाद हम एनसीईआरटी के पॉइंट समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइन बहुत कुछ दिया हुआ है जो एनसीईआरटी ने लिखा तो है लेकिन छुपा के लिखा है। तो पहले हम उन चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी को भी एक बार देख लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सीमेन containing millions of sperm is deposited in the vagina by a process called insemination। ये कह रहा है जब इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म्स वेजाइना के अंदर डिपॉजिट होते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ सेकेंडरी oocyte ovum to from zygote take place in ampullary region of fallopian tube। एम्पुलरी रीजन आपका वो भाग होता है फैलोपियन ट्यूब के बीच वाला। एम्पुलरी रीजन आपका फैलोपियन ट्यूब के बीच वाला भाग होता है जहाँ पर ओवम और स्पर्म आके आपस में फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, उस भाग को हम एम्पुलरी रीजन बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब के, वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अराइवल टू स्पर्म। ठीक है, अराइवल टू स्पर्म में हम देख लेते हैं फीमेल वेजाइना क्लोज टू सर्विक्स, स्पर्म मूव थ्रू फ्लैजिलम फ्रॉम वेजाइना टू सर्विक्स डेट यूट्रस इज एंड फाइनली रीच टू एम्पुलर रीजन टू फैलोपियन ट्यूब। ये कह रहे हैं देखिए जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम पर जो पेनिस होता है, पेनिस की लेंथ इतनी होती है कि वो सर्विक्स वाले भाग तक, वेजाइना के सर्विक्स वाले भाग तक आपका मिलियंस ऑफ स्पर्म सीमेन के माध्यम से पहुंचा देता है। ठीक है, और स्पर्म मूव करके आपके फैलोपियन ट्यूब के जो बीच वाला भाग है, फैलोपियन ट्यूब में बीच वाला भाग है एम्पुलरी रीजन, वहाँ तक पहुँचता है। वहीं पर ओवम प्रेजेंट मिलता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। यदि हम बात करें स्पर्म की स्पीड की, हम बात करें कि किस गति से स्पर्म सर्विक्स वाले भाग से मूव करता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी वाले भाग तक, ये स्पीड ऑफ स्पर्म लिखा है, ये 1.5 mm to 3 mm पर मिनट इन फ्लूइड मीडियम। यदि हम बात करें फ्लूइड मीडियम में जो स्पर्म की गति होती है वो 1.5 mm से 3 mm पर मिनट की गति से मूव करता है स्पर्म फ्लूइड मीडियम में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये कह रहा है फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है, यानी कि फिजिकल इवेंट्स का मीन्स होता है स्पर्म का मूव करना, स्पर्म का मूव करके ओवम को फर्टिलाइज करना, किस गति से स्पर्म मूव करता है, इसको ये सब फिजिकल इवेंट्स में आते हैं। ठीक है, और केमिकल इवेंट्स में जब स्पर्म मूव करके ओवम तक पहुंच जाता है और उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तो उसमें कई सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इवेंट्स। अब देखिए इसमें क्या लिखा है ड्यूरिंग, ये देखिए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कॉन्टैक्ट इन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिसिडा layers of the ovum and induced changes in the members, ये membrane लिखा हुआ है, ठीक है, गलत टाइप हो गया है, that block the entry of additional sperm, thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum। ये कह रहा है देखिए जब ये कह रहा है जब स्पर्म फर्टिलाइज करने पहुंचता है ओवम को
जैसे ही स्पर्म ओवम तक पहुंचता है तो ओवम के ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम है जोना पेलिसुडा। उस लेयर को पेनिट्रेट करता है। कैसे करता है पेनिट्रेट? स्पर्म के ऊपर, स्पर्म की टिप पर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। स्पर्म की टिप पर होता है एक्रोसोम। स्पर्म की टिप पर होता है एक्रोसोम। उस एक्रोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जैसे ही स्पर्म ओवम तक पहुंचता है, ठीक है, और उससे टच होता है, तो जो उसकी टिप पर जो एक्रोसोम है वो जोना पेलिसुडा में पेनिट्रेट कर देता है और ओवम और स्पर्म एंटर कर जाता है। जैसे ही स्पर्म एंटर अंदर करता है तो जोना पेलिसुडा जो लेयर है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं और वो लेयर इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको कोई भी स्पर्म फिर दोबारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ये वही बात लिखी हुई है और एक ही स्पर्म से पूरा प्रोसेस होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके 4 इवेंट्स में डिवाइड है। जैसे कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स है कुछ, इसी प्रोसेस के कुछ 4 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट इवेंट है एक्रोसोमल, सेकंड है कॉर्टिकल रिएक्शंस, थर्ड है स्पर्म एंट्री एंड फोर्थ है एम्पी मिक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रोसेस को हम बात करें तो एक एक करके इन प्रोसेस को हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, ये कह रहा है एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोमल रिएक्शंस में मैं आपसे बात करूं तो आफ्टर ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocytes रीच द फैलोपियन ट्यूब। ओव्यूलेशन के बाद जो हमारा oocytes है, ओवम है, वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी वाले भाग में पहुंचता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है। फिर क्या होता है? द कैपिसिटेटेड स्पर्म। देखिए कैपिसिटेटेड स्पर्म यहाँ वर्ड लिखा है, बिल्कुल एग्जामिनर की मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैंने सेम यहाँ एग्जामिनर की लैंग्वेज ली है बेटे। देखिए ये कह रहा है कैपिसिटेटेड स्पर्म। कैपिसिटेटेड स्पर्म का मीन्स होता है एक्टिव स्पर्म। कैपिसिटेटेड स्पर्म का मीन्स होता है एक्टिव स्पर्म, ठीक है। तो देखिए द कैपिसिटेटेड स्पर्म अंडरगो एक्रोसोमल रिएक्शंस and released various chemicals containing in the acrosome. These chemical collective called spermalizing these induce। ये कह रहा है देखिए जैसे ही ओव्यूल निकलता है बाहर, ओवम आपके फैलोपियन ट्यूब से एम्पुलरी वाले रीजन में पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहाँ पर स्पर्म आता है और उसमें स्पर्म की टिप पर कई सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि स्पर्म की टिप पर आपके एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम के अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो, और उन सारे एंजाइम्स को यदि हम इकट्ठा एक संग बोलेंगे तो हम बोलेंगे स्पर्मलाइजिंग एंजाइम। यानी कि स्पर्म की टिप पर एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम के सभी एंजाइम्स को हम एक साथ बोलेंगे स्पर्मलाइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आपका सामने आ गया। जैसे कि स्पर्मलाइजिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है। दीज इंड्यूस्ड, अब कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हाइलोरोनिडेज, ठीक है, पहला है हाइलोरोनिडेज। ये क्या करता है? ये जो हाइलोरोनिडेज है ये आपके स्पर्म की टिप पर जो एक्रोसोम है ये उसमें प्रेजेंट मिलता है एंजाइम, ठीक है। ये क्या काम करता है? एक्ट ऑन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकल सेल्स। यानी कि जो, जैसे कि मान के चलो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एंटर किया स्पर्म, और स्पर्म में एंटर करने के बाद तो जो फॉलिकल सेल हैं उसके आसपास कुछ ग्राउंड सब्सटेंस होता है, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम ये हाइलोरोनिडेज करता है, ठीक है। सेकेंड एंजाइम की बात करूं तो ये कह रहा है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम टू डिसॉल्व
कोरोना रेडिएशन, ठीक है। एक लेयर और होती है जोना पेलुडोसा के अलावा, एक लेयर और होती है कोरोना रेडिएशन, एक लेयर और होती है। इस लेयर को भी डाइजेस्ट करने का काम एंजाइम करता है, ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग क्रोन पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, गलत मैं बोल गया था, ये लिखा है क्रोन पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये क्या करता है, ये जोना पेलिसुडा के बाद में एक लेयर होती है कोरोना रेडिएशन लेयर्स होती है, इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, क्रोन पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं एक एंजाइम और होता है जोना लाइसिन। ये क्या करता है, टू डाइजेस्ट जोना पेलिसुडा, जो लेयर है जोना पेलिसुडा, इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, ये करता है जोना लाइसिन लेयर करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे एंजाइम्स आपके जो स्पर्म की टिप पर एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम के अंदर ये सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नोट की हम बात करें तो देखिए नोट ऑप्टिमम, इसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है, ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम आयन होता है, और ऑप्टिमम इसका टेम्परेचर होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर एक्रोसोमल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शंस का मीन्स मैंने बता दिया है क्या होता है। जो स्पर्म की टिप पर एक्रोसोम होता है उसमें जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जो अभी पहले बताए हैं वो सारे जल अपघटनीय एंजाइम हैं, और वो अंदर जाके एक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं, एक्ट का मीन्स काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस हम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द सेकेंडरी oocytes इंड्यूस डीपोलराइजेशन ऑफ द oocytes प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ये वही कह रहा है कि एक बार जब स्पर्म एंट्री कर जाता है, ठीक है, किसमें, ओवम के अंदर, और एंट्री करने के बाद जोना पेलिसुडा लेयर हार्ड हो जाती है, और कोई भी कई सारे स्पर्म एंटर नहीं कर पाते हैं, पॉलीस्पर्म मीन्स कई सारे स्पर्म, ठीक है। दिस प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, यानी कि कई सारे स्पर्म एंट्री फिर बाद में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका ये कॉर्टिकल रिएक्शंस। कॉर्टिकल रिएक्शंस में देख लेते हैं क्या होता है, जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये कह रहा है जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ठीक है, मेम्ब्रेन एंड oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेकेंडरी oocyte shows cortical reactions। ये कह रहा है जैसे ही स्पर्म oocytes को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, तो फर्टिलाइज करने का ये क्या चीज़ शो करता है, कॉर्टिकल रिएक्शंस को ये शो करता है। अब कॉर्टिकल रिएक्शंस क्या होती है, देखिए ये कह रहा है द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocytes and release their content inducing cortical enzymes between plasma membrane and the zona pellucida. This make zona pellucida hard, so prevent the entry of another sperm। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि स्पर्म एंटर करता है, जैसे ही स्पर्म ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा तो जोना पेलिसुडा लेयर हार्ड हो जाती है। तो मैंने आपको बताया वो हार्ड होने के कारण क्या होता है, कुछ ये कह रहा है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपके ओव्यूल होता है, ओव्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ओव्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कुछ आपको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका स्पर्म फर्टिलाइज करेगा और एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद जोना पेलिसुडा लेयर
ठीक है, जोना पेलिसुडा लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इनके बीच में जोना पेलिसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके नीचे कुछ कॉर्टिकल, कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे। वो ग्रेन्यूल्स इनके बीच में जाके लग जाते हैं, इनके बीच में जाके लग जाते हैं, ठीक है, और कुछ कॉर्टिकल एंजाइम्स इनके बीच में जाके लग जाते हैं, जिससे जोना पेलिसुडा लेयर हार्ड हो जाती है और अंदर फिर स्पर्म एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। प्रिवेंट का मीन्स होता है रोकना। अब रुकते कैसे हैं स्पर्म, ये भी मैंने आपको बता दिया। केवल एक स्पर्म केवल ओव्यूल के अंदर, ओवम के अंदर एंटर करेगा, बाकी कोई भी स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, इसका भी मैंने आपको कारण बता दिया। कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ कॉर्टिकल एंजाइम्स होते हैं जो जोना पेलिसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, और ये जोना पेलिसुडा लेयर को हार्ड कर देते हैं, जिससे कोई भी स्पर्म दोबारा एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, ओव्यूल को सुरक्षित कर देते हैं। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये कह रहा है स्पर्म एंट्री। ठीक है, स्पर्म एंट्री की यदि हम बात करें ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म द सेकेंडरी oocytes फॉर्म ए प्रोजेक्शन कोन ऑफ रिसेप्शंस और फर्टिलाइजेशन कोन विच रिसीव द स्पर्म। ये कह रहा है देखिए, कोन ऑफ स्पर्म कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन, इनका मतलब क्या होता है। जैसे ही स्पर्म ओव्यूल के पास आता है, ओवम के पास आता है, तो मैं आपको एक इमेजिन करना, मेरी बात को आप लोग कि इमेजिन कैसे करेंगे। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ मेरे को कोई ऑप्शंस मिलता है कि नहीं मिलता है। आपको कोई मैं एक ड्राइंग में आपको बनाकर दिखा सकूँ। मुझे यहाँ कोई ऑप्शंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपकी ड्राइंग के लिए। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जो रबड़ बैंड होती है, जो खिंचने वाली रबड़ बैंड होती है, उसको ले लीजिए, और एक ले लीजिए आप 1 रुपये का सिक्का। उस 1 रुपये के सिक्के के ऊपर उस रबड़ बैंड को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद उस रबड़ बैंड को खींचिए उस 1 रुपये के सिक्के के ऊपर लगे हुए। जब आप उस रबड़ बैंड को खींचेंगे तो आगे का हिस्सा पतला होगा रबड़ बैंड का, और पीछे का हिस्सा मोटा होगा। यानी कि आप ये मान लीजिए 1 रुपये के सिक्के को आप ओवम मान लीजिए। ठीक है, और जो रबड़ बैंड है उसको आप लेयर मान लीजिए, और स्पर्म आएगा। जैसे ही स्पर्म ओव्यूल के पास आएगा, तो वो जो मैंने आपको रबड़ बताई है, रबड़ को आपने क्या मान लिया, मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन खिंच जाएगी, तो वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। जब वो लेयर थोड़ी खिंचती है, तभी स्पर्म उसमें एंटर कर पाता है ओवम के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ द स्पर्म डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 सेंट्रियोल टू जनरेट द माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस फॉर सेल डिवीजन। ये कह रहा है जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, स्पर्म पूरा का पूरा एंटर नहीं करता है। स्पर्म की केवल टेल और मिडिल पीस ये बाहर रह जाते हैं। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, तो स्पर्म की टेल और मिडिल पीस बाहर रह जाते हैं, और स्पर्म का न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये अंदर चले जाते हैं ओव्यूल के अंदर। ठीक है, जैसे ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा किसमें ओव्यूल के अंदर, तो क्या होगा, फिर माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बनेगा। ठीक है, और फॉर सेल डिवीज़न, और अंदर सेल डिवाइड कर जाएगी, फिर आपका जाइगोट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस आपने 11th में सेल डिवीज़न पढ़ा हो तो आप इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ सेल डिवीज़न का टाइम नहीं है जो मैं सेल डिवीज़न भी समझाऊँ अब यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, खुद समझ जाना, कोशिश करिए मैंने आपको ये बात भी समझाने की। ओके, अब आपने सेल डिवीज़न ना पढ़ा हो तो वो आपकी गलती है भाई, मेरी गलती नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखिए कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस। कैरियोगेमी को ही हम एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, कैरियोगेमी का मीन्स होता है
न्यूक्लियस का विभाजन। कैरियोगेमी का मीन्स होता है न्यूक्लियस का विभाजन। कैरियोगेमी का मीन्स होता है न्यूक्लियस का विभाजन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ये कह रहा है स्टूडेंट्स, स्पर्म एंट्री स्टिमुलेटेड द सेकेंडरी oocytes टू कंप्लीट द सस्पेंडेड सेकेंड म्योसिस डिवीजन। ये कह रहा है जैसे ही अंदर एंटर करता है न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और वो माइटोसिस करता है, माइटोसिस करने के बाद फिर म्योसिस फिर म्योसिस फर्स्ट होगी, फिर सेकंड म्योसिस होगी, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का विभाजन हो जाता है। न्यूक्लियस का विभाजन कब होता है, जब सेल डिवाइड कर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। दिस प्रोड्यूस ए हैप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड ए सेकेंड पोलर बॉडी। जो फिर सेल जब डिवाइड कर जाती है तो वो कैसा बनता है, फिर जो ओवम होता है वो हैप्लॉइड बनता है। ठीक है, देखिए स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और ओवम भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, और हमने इसको क्या बोला, सेकंड पोलर बॉडी। स्टूडेंट 1 मिनट पानी पी लूँ जरा, 1 मिनट का गैप लूँगा हल्का सा। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया सेकंड पोलर बॉडी। अब देखिए द हेड ऑफ द स्पर्म का हेड विच कंटेनिंग द न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल पीस एंड टेल, इट बिकम द मेल प्रोन्यूक्लियस। मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर तो स्पर्म की टेल और मिडिल पीस बाहर रह जाते हैं और न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये ओवम के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियस। और द सेकेंड पोलर बॉडी एंड स्पर्म टेल गेट डिजनरेट, मतलब स्पर्म की टेल भी डिजनरेट हो जाती है और द न्यूक्लियस ऑफ ओवम, जो ओवम है, ओवम का न्यूक्लियस है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और मेल के न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके आगे आता है, और मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स ईच अदर, कैरियोगेमी टेक प्लेस। यानी कि मेल और फीमेल का जो न्यूक्लियस है वो मूव करता है एक दूसरे की ओर। ठीक है, और क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका जो महत्व, फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन का जो महत्व है, इट रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स हैं उनको रिस्टोर करता है। ठीक है, तभी हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, नहीं तो 23 होते हैं। ठीक है, 23 मेल में, 23 फीमेल में। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ये कह रहा है इट रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पहला हमें महत्व मालूम पड़ गया। दूसरा, इंट्रोड्यूस द सेंट्रियोल विच आर लैकिंग इन मैच्योर एग। थर्ड, डिटरमाइन द सेक्स इन एम्ब्रो। फोर्थ, कंबाइन द कैरेक्टर्स ऑफ 2 पेरेंट्स। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब इनिशिएटिंग क्लीवेज, थोड़ा सा आगे समझा दूंगा और इस बात को डायग्राम में अच्छी तरह से, ये जो महत्व है और इसको अच्छी तरह से डायग्राम में और समझा दूंगा। नोट डाउन कर लेना इस पॉइंट्स को, और कुछ ना समझ में आए और मुझसे पूछ लीजिए। और सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुनने के बाद मुझे कॉल करेंगे, आप सबसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है, याद रखिए इस बात को। ये लेक्चर सुन लो, इसके बाद नोट्स बना लो, फिर मेरे को सब कॉल कर लेना। आप लोगों से मुझे बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको लेक्चर में ही। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या गाना गा रही है भाई, देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
कहीं मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर तो नहीं था, नहीं बिल्कुल ज़्यादा बाहर नहीं था, बिटवीन द एनसीईआरटी था। ठीक है, अब हम एक एक बात को समझ चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एनसीईआरटी एकदम आपको इजी लगेगी। अब देखिए ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, दोनों का मतलब आप समझ चुके हैं। ये कह रहा है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, आप मतलब समझ चुके हैं, कोइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इन टू द वेजाइना इंसेमिनेशन, ऑलरेडी समझ चुके हैं आप लोग। ठीक है, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो स्पर्म है, स्पर्म सर्विक्स वाले भाग से जो है तेज गति पकड़ लेता है चलने की, और कितनी स्पीड होती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, 3 mm पर मिनट तक होती है। एंट्री इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये भी बता चुका हूँ। स्विम करके कहाँ तक जाता है, फैलोपियन ट्यूब के मिडिल पार्ट तक जाता है, जिसको हमने एम्पुलरी रीजन बोला है। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवेरी is also transported to the ampullary region where fertilize take place, और एम्पुलरी वाले रीजन में ओवम और आपका स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। देखिए स्पर्म और ओवम जब दोनों एक साथ आएंगे, फैलोपियन ट्यूब के जो बीच वाला हिस्सा है जिसको हमने एम्पुलरी रीजन बोला है, वहाँ पर जब ओवम और स्पर्म जब दोनों एक साथ आएंगे और एक ही समय पर आएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन संभव है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी। ओके स्टूडेंट्स, the process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization। जो ओवम और स्पर्म जब दोनों एक संग जब दोनों एक संग कांटेक्ट में आएंगे एम्पुलरी वाले रीजन में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूँ ये सारी बात को मैं। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सा आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। डायग्राम आपका क्या कहता है, ठीक है, ये डायग्राम एक बार देख लीजिए। जैसा कि मैं आपसे बात करता हूँ, ये ओवेरी है, ओवेरी में से ओवम निकला, यहाँ आ गया, ये सेकेंडरी oocytes, और सेकेंडरी oocytes यहाँ क्या हुआ, यहाँ सेकेंडरी oocytes और स्पर्म ने दोनों आपस में फर्टिलाइज हुए। फर्टिलाइज का जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जाइगोट बनने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब के आपके एम्पुलरी वाले भाग में आया डे 1, ये डे 2 में 2 सेल्स बनी, डे 3 में 4 सेल्स बनी, ठीक है, और डे 4 में मोरूला बना। ठीक है, मोरूला कई सारे सेल्स को डिवाइड करने से एक कैविटी बनती है छोटी सी, उसको मोरूला बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनर सेल मास बना। ठीक है, फिर उसके बाद यूट्रस में ये इम्प्लांट हो गया, मोरूला के बाद एक ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनी, ये फिर इम्प्लांट हो गई। आगे बात करते हैं, ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, ये अभी आता है स्टूडेंट्स, एक मिनट, एक डायग्राम और आ गया आपके आगे। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आ गया है, इसको भी एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए ये oocytes है, ठीक है, और ये आपके यूट्राइन ट्यूब है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, ये जाइगोट बना, ये आपके ये 2 दिन, ये डे 2 में फर्टिलाइजेशन के 2 दिन बाद आपके 4 सेल स्टेज बनी, फिर तीसरे दिन फिर मोरूला बना, फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनती है, ये यहाँ के इम्प्लांट हो जाती है यूट्रस में 6वें दिन फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये सारी आपको मैं बेहतरीन इमेज दिखाता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट स्टूडेंट्स, चलिए मैं नेक्स्ट आपको मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट कहता है ये इम्प्लांटिंग ऑफ द जाइगोट अकर इन द
यूट्रस। जो इम्प्लांटेशन होता है जाइगोट का वो हमें यूट्रस में देखने को मिल जाता है। ओके, अब देखिए ये कह रहा है, थोड़ा सा और मैं ऊपर ले लेता हूँ हल्का सा। अब देखिए क्या कहता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान ए स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा। मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के समय पर कि ओवम के कांटेक्ट में आता है स्पर्म और जोना पेलुसिडा लेयर में, और मैंने आपको इसमें एंजाइम्स भी बता दिए हैं, कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं ये भी बता दिए। ठीक है, लेयर्स ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन द ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एंजाइम्स इन लेयर्स को पिनिट्रेट करते हैं, और कौन से एंजाइम्स जो लेयर्स हैं स्पर्म, जो लेयर्स हैं ओवम की, उनको हार्ड कर देते हैं और ब्लॉक द एंट्री और स्पर्म की एंट्री को रोक देते हैं। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी कि मैंने आपको वहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर बताई है। ये यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने छुपा के बात बोल दी। ठीक है, 10 इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओवम, और एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है ओवम को। ये भी मैंने आपको बताया था, इसके पीछे पूरी कहानी इससे पहले अभी मैंने आपको पूरी बताई थी। ठीक है, द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम help the sperm entry into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane। जो एक्रोसोम मैंने आपको ये भी बताया था, एक्रोसोम के जितने भी एंजाइम है सारे एंजाइम्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्पर्मीलाइसिस बोलते हैं, और सारी बात आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप समझ गए हैं पूरी बात। ठीक है, एनसीईआरटी के पॉइंट इसलिए दिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। द इंड्यूस द कॉम्प्लीशन ऑफ द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocytes। ये भी आपको मैंने बताया है कि माइटोसिस होता है, स्पिंडल एपरेटस बनता है, फिर फर्स्ट म्योसिस होती है, फिर सेकेंड म्योसिस होती है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, The second mitotic division is also unequal and result into the formation of a second polar body and haploid ovum। Haploid ovum को हम ओटिड भी बोलते हैं। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together to the form diploid zygote। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। ये कह रहा है how many chromosome will be there in the zygote। कितने क्रोमोसोम होंगे जाइगोट में, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, वन हैज टू रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एंड इट्स स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, अब देखिए इस बात को आपको मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, क्या कहानी है। आस्क यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल्स इज XX है तो फीमेल्स होगी, एंड डेट इन द मेल इज XY होगा तो मेल होगा। यानी कि जो आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन में यदि अगर एक क्रोमोसोम मेल का मान के चलिए X आया है, फीमेल का भी X क्रोमोसोम आया है, तो मान लीजिए फीमेल बेबी है, और अगर मेल का Y आया है, फीमेल का X क्रोमोसोम आया है, तो मान के चलिए मेल बेबी है। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स, तो गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद वो डिप्लॉइड होते हैं। ये कह रहा है ओवा, गैमेट्स के लिए ओवा वर्ड यूज किया है एनसीईआरटी ने। प्रोड्यूस बाय द फीमेल्स हैव द सेक्स क्रोमोसोम X वेयर इन द मेल गैमेट्स स्पर्म द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी द आइदर X और Y, हैंस 50% ऑफ स्पर्म कैरी X। जो 50% स्पर्म होते हैं वो X क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, वाइल द अदर 50% जो क्रोमोसोम होते हैं वो Y को कैरी करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। जैसे कि हम बात करें, ये XX ये मदर हैं, ये फादर हैं। मदर का एक क्रोमोसोम यहाँ पर एक मदर का क्रोमोसोम X आया, एक यहाँ पे फादर का क्रोमोसोम Y आया, तो ये मेल बेबी बना। और यहाँ पर ये मदर का X क्रोमोसोम आया और फादर का भी ये एक X क्रोमोसोम आया, यहाँ पे फीमेल बेबी बना।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक छोटे से एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन हो जाता है तो क्या बनता है, द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म एक्स कैरिंग और फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ये बाई चांस की बात है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल से X क्रोमोसोम आएगा या Y क्रोमोसोम आएगा, या फीमेल से Y क्रोमोसोम आएगा या X क्रोमोसोम आएगा, ये सब एक बाई चांस की बात होती है। ठीक है, द जाइगोट कैरिंग XX जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू द फीमेल, ऑलरेडी बता चुका हूँ। XX होगा तो फीमेल्स बेबी होगा एंड XY होगा तो मेल बेबी होगा। ठीक है, डेट्स वाई, इसलिए साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से डेट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। ये ना तो फादर पर डिपेंड करता है ना ही मदर पर डिपेंड करता है, ये सब बाई चांस की बात है कि मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा। ओके स्टूडेंट्स, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट, ठीक है, एज द जाइगोट, जो माइटोटिक डिवीजन होता है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद जाइगोट बनता है, मूव थ्रू द ईस्थोमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। ओविडक्ट का मीन जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और आगे जाके क्लीवेज बना। ठीक है, टूवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स, क्लीवेज कैसा बना, 2 से 4 सेल बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 बनी। ठीक है, फिर पूरा एक डॉटर सेल बन गई, इसको हमने डॉटर सेल बोला और इसी डॉटर सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, द एम्ब्रो विद 8 से जो 16 सेल्स का एक ब्लास्टोमियर बनता है उसको हम मोरूला बोलते हैं, जो आपके थर्ड डे में बनता है। अभी मैंने आपको एक डायग्राम में ऊपर दिखाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, द मोरूला कंटेनिंग टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। यानी कि जब मोरूला बनता है, मोरूला में भी कई सारे डिविजन्स होते हैं। ठीक है, जब कई सारे डिविजन्स होंगे मोरूला में, तो डिविजन्स के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट नाम की कैविटी बनाता है। फिर ये कैविटी कहाँ करती है, इट मूव फर्दर, और ये आगे फिर कैविटी मूव करती है, यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहा है द ब्लास्टोप्रोमोर इट in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast। अब देखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, इस ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में एक बाहर लेयर होती है, ये कह रहा है आउटर लेयर, एक बाहर लेयर होती है आउटर लेयर, जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला। और इस ब्लास्टोसिस्ट कैविटी में ही एक इनर लेयर होती है। ठीक है, इस इनर लेयर को हम बोलते हैं इनर सेल मास। जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, इसके बाहर की लेयर को हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला। इस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कुछ स्टिकी सेल्स होती हैं जो यूट्रस से जाके इम्प्लांट होते आ जाती हैं, जो यूट्रस से जाके चिपक जाती हैं। यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी जब यूट्रस से चिपकती है, जिसको हमने इम्प्लांट बोला, वो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की हेल्प से चिपकती है। जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के ऊपर सेल्स होती हैं उनको हमने ट्रोफोब्लास्ट बोला है, और अंदर की लेयर्स होती है उसको हमने इनर सेल्स मास बोला है। ये भी लगातार डिवाइड करती रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहा है द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट एज द एम्ब्रो। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ये कह रहा है जब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जब चिपक जाती हैं यूट्रस की वॉल से, और चिपकने के बाद अंदर जो इनर सेल मास हैं वो रैपिडली क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। डिवाइड करने के बाद वो कवर कर लेती हैं, पूरी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी को पूरा कवर कर लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कवर करने के बाद ये कह रहा है एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके संग जाकर ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी चिपक जाती है। कैसे चिपकती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के जो बाहर की लेयर होती है हमने उसको ट्रोफोब्लास्ट सेल बोला। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में कुछ स्टिकी सेल्स होती हैं
वो चिपक जाती हैं और अंदर की सेल्स को हमने इनर मास सेल्स बोला, वो लगातार डिवाइड करती हैं और पूरा ब्लास्टोसिस्ट कैविटी को कवर कर लेती हैं और इसको हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन बोला इसको हमने, और इसी को हम प्रेगनेंसी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।